सेंट्रल बैंक्स वर्सेस इन्फ्लेशन, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, यही सवाल सबके मुंह पर है। एंड करंटली 2 ही दिन पहले अगेन यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक्स वापस कर दिए एंड दे इंक्रीज्ड द लेंडिंग रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। सो यहाँ पर एक सवाल हर जगह पर है कि लड़ाई कब तक जारी रहेगी। 1 साल हो गया है लगभग जब से सारे सेंट्रल बैंक्स ने धीरे धीरे रेट हाइक्स करना शुरू कर दिया। अगर हम ट्रेंड भी देखें तो इस टाइप का ट्रेंड यूएस इकोनॉमी में लास्ट 2006-2007 में देखा गया था। सो 15 साल के बाद मतलब आप देख सकते हो कि ये इवेंट कितना रेयर है इन टर्म्स ऑफ यूएस इकोनॉमी, जहां पर इतने रेट हाइक्स उनको करने पड़े हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो में कि कैसा ट्रेंड रहा था यूएस इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, जब से सेंट्रल बैंक्स ने रेट हाइक्स किए हैं तब से इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ा है, क्या आगे एक्सपेक्टेड है। एंड ये सारी चीजें हम डेटा बैक्ड रिसर्च यहां पर देखेंगे, उसका इफेक्ट भी देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स ने जो चीजें की है या फिर जो चीजें एक्सपेक्टेड है कि वो आगे करेंगे उससे बाकी सेक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में कैसा हाल है, वहां का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है कि जब से रेट हाइक्स चालू हुए तब से इंटरेस्ट मार्जिन कैसे है, बाकी रियल एस्टेट के भी बारे में बात करेंगे। तो सारी चीजें हम डेटा को देखकर यहां पर बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, यूएस का इन्फ्लेशन नंबर कैसा है एंड उनके रेपो रेट्स, उनके जो लेंडिंग रेट्स है वो जब से बढ़ रहे हैं तब से क्या फर्क पड़ा है उनके इन्फ्लेशन पे। तो आपकी स्क्रीन पर आप करंटली ये ग्राफ देख सकते हैं जहां पर एक बात क्लियर है कि यूएस इकोनॉमी में जो पीक इन्फ्लेशन था वहां से अब इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर हो गई है। ये पीक लगभग आया था लास्ट ईयर के जून जुलाई मंथ में, जहां पर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो था यूएस में वो 9% तक पहुंच गया था, जो बहुत ही ज्यादा है फॉर एन इकोनॉमी लाइक यूएस। करंटली जो फेडरल रिजर्व का टारगेट है वो 2% का है इन्फ्लेशन के लिए। सो आप देख सकते हो कि 2% के कंपैरिजन में 9% कितना ज्यादा इन्फ्लेशन वहां पर दिख रहा था। तो इस वजह से ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स को बहुत एग्रेसिवली रेट हाइक्स करने पड़े। 0.25% का रेट वहां पर चल रहा था बिफोर द रेट हाइक साइकिल स्टार्टेड, एंड तब से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कंटिन्यूअस इंक्रीजेस हुए हैं। 500 बेसिस पॉइंट्स तक के रेट हाइक्स यहां पर यूएस इकोनॉमी को, यूएस फेडरल रिजर्व को यहां पर करने पड़े हैं। एंड अभी भी ये जो साइकिल है वो अभी भी जारी है। हालांकि आरबीआई ने अपने पिछले साइकिल में एक पॉज ले लिया, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व ने अब तक पॉज लिया नहीं है। इनफैक्ट जेरेमी पॉल की जो कमेंट्री है उसमें यही सजेशन आया है कि शायद अभी भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो आप इस चार्ट में देखोगे कि 0.25 से एग्रेसिवली रेट हाइक्स होते आए हैं एंड करंटली 5.25 का जो रेट है यूएस फेड रेट, वो अभी करंटली उस सिचुएशन पर है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। 9.1 का पीक आया था, वहां से करंटली 5% तक का यूएस रिटेल नंबर अब तक आया है, लेकिन टारगेट 2% है। सो अभी भी 300 बेसिस पॉइंट्स का गैप है जो यूएस फेडरल रिजर्व को यहां पर फिल करना है, क्योंकि ये एक काफी नाजुक मोमेंट है उनके इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। बिकॉज जब आप रेट्स बढ़ाते हो तो ग्रोथ वाइज प्रॉब्लम्स काफी सारे आते हैं। हम आगे इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। अब चलते हैं हम इंडिया की सिचुएशन पर। इंडिया में कैसी सिचुएशन है? इंडिया में भी रेट हाइक्स काफी एग्रेसिवली हुई है। अगर हम देखें कि जो रेपो रेट होता था आरबीआई का, वो 1 साल पहले लगभग 4% हुआ करता था, करंटली वो 6.5% है। सो 250 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक इंडिया की इकोनॉमी में भी देखा गया है। तो इन्फ्लेशन का नंबर क्या कह रहा है इंडिया का? इंडिया का इन्फ्लेशन भी पीक कर गया लगभग लास्ट ईयर अप्रैल मई के आसपास, जब ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन था दैट वाज समवेयर अराउंड 8%। करंटली ये जो नंबर है वो 5.5% के करीब आ चुका है। आरबीआई का टारगेट है 4% का। सो आरबीआई अपने टारगेट के अभी पास पहुंच गया है। शायद इसीलिए लास्ट रेट हाइक साइकिल में दास जी ने जो रेट हाइक था वो यहां पर किया नहीं है एंड दे प्रोसीडेड टू पॉज द रेट हाइक साइकिल। तो आगे हमें देखना होगा कि जब अप्रैल मंथ के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, मई मंथ के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, तो क्या हम ये 5.5% से और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। सो ये ग्राफ से एक बात क्लियर है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में दोनों रिजर्व बैंक्स के जो टारगेट्स है, इंडिया में आरबीआई का एंड यूएस में फेडरल रिजर्व का, आरबीआई करंटली इज मच क्लोजर टू देयर टारगेट एंड शायद इसीलिए डिसीजन ये लिया गया कि रेट हाइक जो है वो और नहीं होगी। अब बात करेंगे हम रेट हाइक्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाकी सेक्टर्स पे। तो हमें बेसिक जो फर्क पड़ता है बाकी सेक्टर में वो तो हमें पता है कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई होम लोन होगा तो आपने उसकी ईएमआई बढ़ते हुए देखी होगी, या फिर लोन का टेन्योर जो है वो बढ़ता हुआ देखा होगा इन द लास्ट 1 ईयर।
पर बैंक्स के जो फाइनेंशियल्स है, बैंक्स के जो नंबर्स है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने दो बैंक्स को यहाँ पर कंपेयर किया है, एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक एनबीएफसी है, दैट इज एचडीएफसी लिमिटेड। तो इनके हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी जो मार्जिन वो कमा रहे हैं उनके लेंडिंग ऑपरेशंस पर, वो उसको हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। तो हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि Q2 FY22 यानी रेट हाइक की जो साइकिल स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्या क्या थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.5%, जबकि एचडीएफसी लिमिटेड का था 3.6%। आगे आने वाले क्वार्टर्स में, अगले 3 to 4 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक रेट हाइक्स करती है तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उस पर उसका एक लैग्ड इफेक्ट दिखता है। यानी बैंक एक बेसिकली लेवरेज बिजनेस है, वो कहीं से पैसा उठा रहे हैं एंड रिटेल कस्टमर्स को या फिर कॉर्पोरेट्स को वो पैसा एज अ लोन दे रहे हैं। सो जब भी रेट हाइक्स होते हैं तो बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उस पर इफेक्ट तुरंत पड़ता है, बिकॉज यूजुअली बैंक्स बोरो एट अ शॉर्टर टर्म में पैसा आपको सस्ते में मिलता है। सो बैंक्स कैन टेक मनी फ्रॉम द मार्केट एट अ लोअर रेट अगर वो शॉर्ट टर्म में बोरो कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट जो है वो तुरंत चेंज हो जाते हैं जैसे ही सेंट्रल बैंक रेट हाइक करता है। लेकिन जो इफेक्ट उनके बोरिंग्स पर आने वाला है, यानी जो लोन्स बैंक्स दे रहे हैं उस पर जो इफेक्ट आता है वो थोड़ा सा लैग्ड आता है, उसमें एक थोड़ा सा बफर पीरियड होता है जहां पर सारे रेट्स इंक्रीज होते हैं। तो उसी का इफेक्ट हमें यहां पर देख रहा है कि जैसे ही सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स बढ़ाए तो बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो तुरंत बढ़ने लगी। इस वजह से आने वाले क्वार्टर्स में उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। लेकिन आप Q2 FY23 के बाद देख सकते हो कि धीरे धीरे यहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी हेल्दीली इंक्रीज हो रहे हैं। इनफैक्ट एसबीआई के केस में Q3 ऑफ FY23 में जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, दैट इज मोर देन व्हाट इट वाज बिफोर द रेट हाइक साइकिल हैड स्टार्टेड। तो यहां से एक बात क्लियर है कि वन ट्रेंड दैट इज क्वाइट क्लियर एंड दैट इज कि जो भी बैंक्स डिपॉजिट पे पैसा उनको देना पड़ता है, वेदर इट इज फ्रॉम कस्टमर्स, तो वहां पर उन्होंने जो डिपॉजिट रेट्स इंक्रीज किए, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स इंक्रीज किए, वो उतने पेस से नहीं किए जितने उन्होंने बोरोइंग्स के रेट्स इंक्रीज किए। तो यहां से दे कैन अर्न एन इंक्रीमेंटल मार्जिन। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर मैं एचडीएफसी बैंक की 5 ईयर एफडी के रेट्स अगर कंपेयर करूं तो रेट हाइक साइकिल स्टार्ट होने से पहले दे वर समवेयर अराउंड 5.5% फॉर अ 5 ईयर पीरियड एंड करंटली जो रेट्स है, दिस इज फॉर नॉर्मल सिटीजंस नॉट फॉर सीनियर सिटीजंस, एंड करंटली अगर मैं रेट्स देखूं तो दे आर समवेयर अराउंड 7%। तो यहां पर 150 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हमने देखा है। सो उन्होंने डिपॉजिटर्स को 150 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज करंटली दे दिया है ऑन देयर एफडीज। लेकिन अगर मैं लेंडिंग रेट्स की बात करूं तो दे आर क्लोज टू एटलीस्ट समवेयर अराउंड 200 बेसिस पॉइंट्स। सो लगभग 2% से भी ज्यादा से उन्होंने इंक्रीज उनके लोन रेट्स में कर दिया, वेदर इट इज होम लोन्स और सम अदर लोन्स। सो हर जगह पे ऑन एन एवरेज अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर एटलीस्ट 2% से इंक्रीज हुआ है इन ऑल द लेंडिंग रेट्स दैट दे हैव डन। तो यहां से उनको एक इंक्रीमेंटल मार्जिन अर्न करने को मिल रहा है। सो दैट इज द केस दैट वी आर सीइंग विद बैंकिंग कंपनीज राइट नाउ। जो भी बैंकिंग कंपनीज है हर जगह पे यू विल सी दैट थोड़े से शायद बाय सम मार्जिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो यहां पर बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। एक और अगर हम सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर कैसा कर रहा है। बोरिंग कॉस्ट जब इंक्रीज होती है तो दैट इज नॉट गुड, दैट डज नॉट लुक गुड फॉर अ सेक्टर लाइक रियल एस्टेट, बिकॉज अगर लेंडिंग रेट ज्यादा होंगी देन पीपल माइट नॉट बाय होम्स। करंटली अगर आप किसी भी बैंक में जाओगे तो समवेयर अराउंड 8.5 to 9% के आसपास होम लोन के रेट्स अभी हो गए, जबकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर क्लोज टू 6.5-7%। तो इस वजह से होम बाय करना डज नॉट लुक अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन। लेकिन रियल एस्टेट की आप किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप सुनोगे देन दे आर ऑलवेज सेइंग कि अभी भी उनकी डिमांड काफी रोबस्ट दिख रही है, सारे जो ऑपरेशंस है वो काफी अच्छे से चल रहे हैं एंड बोरोइंग कॉस्ट का उनके बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। अब एक तो ये बात है कि हमें इस चीज को एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि आप कभी भी रियल एस्टेट कंपनी को पूछोगे कि डिमांड सिनेरियो कैसा है, दे विल बी अ बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक देन व्हाट द रियल पिक्चर इज। लेकिन जो नंबर्स भी आ रहे हैं उसमें भी अब तक वो स्लो डाउन नजर नहीं आ रहा। उसका एक रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना एक प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक अच्छी है तब तक इंटरेस्ट रेट उतना कंसर्न नहीं होता। बहुत सारे रिसर्च ने ये कंक्लूड किया है कि रियल एस्टेट में एक डिमांड का प्रॉब्लम तब आता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही स्लो डाउन होगी। करंटली इंडिया इज वेल पॉइज्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप आईएमएफ के भी प्रोजेक्शंस देख लो
तो वो यही कह रहे हैं कि लगभग 5.5 to 6% का रियल जीडीपी ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में है। रियल जीडीपी ग्रोथ यानी विदाउट अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। अगर हमने लगभग 4-5% का इन्फ्लेशन भी अकाउंट कर लिया तो नॉमिनल बेसिस पे लगभग 10% से इंडियन इकोनॉमी इज पॉइज्ड टू ग्रो इन FY24। सो compared to some of the western countries, some of the developed countries, इंडिया का ग्रोथ सिनारियो करंटली इस साल के लिए FY24 के लिए काफी बेटर दिख रहा है। शायद इसी वजह से अब तक रियल एस्टेट सेक्टर में उस बोरोइंग कॉस्ट का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर है। लोगों के सैलरीज इन जनरल लेवल पर काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस इंडिया के काफी बेटर है। इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट जीएसटी कलेक्शंस रहा है इन द लास्ट मंथ। सो ये देखते हुए हमें काफी क्लियर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जहां तक बात यूएस इकोनॉमी की आती है तो वहां पर उन्हें चैलेंजेस काफी ज्यादा है। एक तो ग्रोथ ऑलरेडी स्लो हो रही है। हमने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स करंटली देखे थे जहां पर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आई। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो ये सब चीजें क्या पॉइंट करती है कि यूजुअली सेंट्रल बैंक को यहां पर रेट्स जो है वो कट करनी चाहिए, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व वो भी नहीं कर सकता बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ यूएस की जो गवर्नमेंट की डेट है वो बढ़ते जा रही है। $31 ट्रिलियन से भी ज्यादा की डेट करंटली है एंड उन्हें वो सीलिंग जो है, एक सीलिंग अप्रूव करवाना होता है, वो सीलिंग यहां पर बढ़ाने की जरूरत अगेन पड़ने वाली है। तो ये एक और प्रॉब्लम है वहां पर। सो इंक्रीमेंटली जो भी बोरिंग यूएस गवर्नमेंट अभी भी करेगा तो वो एट अ हायर रेट होगा। इसके अलावा डी डॉलराइजेशन की बात हर जगह पर हो रही है। तो आप देख सकते हो कि यूएस इकोनॉमी को करंटली बहुत सारी चीजों का सामना एक साथ करना पड़ रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इज करंटली बेटर पॉइज्ड। ऑब्वियसली इंडिया के प्रॉब्लम्स भी कम नहीं हुए। इनफैक्ट इंडिया का भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो करंटली ज्यादा आया है, लेकिन इट सीम्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी है इंडिया की फॉर FY24 तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड आरबीआई को ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन लेवल्स अगर कम नहीं हो रहे देन मे बी दे माइट ऑल्सो हैव टू थिंक ऑफ वन मोर रेट हाइक। लेकिन करंटली दैट डज नॉट सीम लाइक अ मच हायर प्रॉब्लम फॉर द आरबीआई एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आरबीआई आगे चल के जो भी डेटा आएगा उसका जवाब जो है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रेट्स वो किस तरह से देगा। तो आई होप आपको ये छोटा वीडियो अच्छा लगा होगा अबाउट सेंट्रल बैंक्स एंड द इन्फ्लेशन। कैसे हर एक महीने में फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर हमेशा रखी जा रही है। सो ये हमें समझना बहुत जरूरी था कि उसका क्या फर्क पड़ सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड यस चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। investchedna.in विजिट करना भी मत भूलिए। वहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है आपके लिए। सो डू चेक देम आउट। थैंक यू वेरी मच।